संस्कार से गरीब, क्या हुआ स्मृति? किसका फोन है जो तुम रिसीव नहीं कर रही? स्मृति के मोबाइल फोन पर लगातार रिंग बजने पर उसकी सहकर्मी शीतल ने पूछा, वही राकेश के दूर के रिश्ते वाले जीजा जी का। तुम उस आदमी का नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देती? चाहकर भी वो तुम्हें कॉल नहीं कर पाएगा। करना तो चाहती हूँ, पर राकेश कहता है इग्नोर करो। उसे ब्लॉक करने पर तुम्हारे बारे में रिश्तेदारों से अनाप शनाप बोलने लगेगा। तुम फोन नहीं उठाओगी तो भी बोलेगा। हो सकता है ज्यादा बोले। कुछ लोग पागल होते हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। और इन पतियों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आती। उन्हें बस लगता है उनकी पत्नी पर कोई उंगली ना उठाए। तुम बिना कुछ सोचे उस आदमी का नंबर अभी ब्लॉक करो। शीतल की बात मानकर स्मृति ने उस आदमी का नंबर ब्लॉक कर दिया। स्मृति को मुंबई आए हुए सिर्फ 7 महीने ही हुए थे। उसके पहले स्मृति अपने पति के साथ बेंगलोर में रहती थी। स्मृति के पति पेशे से डॉक्टर हैं। मुंबई के एक नामी हॉस्पिटल से जब उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर मिला तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद दोनों मुंबई आ गए। मुंबई जैसे बड़े शहर में उन दोनों का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, पर राकेश के कुछ दूर के रिश्तेदार जरूर थे, जिनके बारे में मुंबई आने से पहले राकेश की मां ने उन्हें बताया था। उसी दौरान राकेश के इस दूर के जीजा जी के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी एक ममेरी बहन की बेटी यहीं रहती है। उनके पति यहीं किसी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। राकेश अपनी माँ की ममेरी बहन की बेटी से कभी मिला नहीं था, इसीलिए बहुत ज्यादा उनसे मिलने में दोनों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक दिन राकेश अपने काम के बाद घर लौटा और हाथ मुंह धोते हुए स्मृति से कहा, जानती हो आज मेरे हॉस्पिटल में कौन आया था? कौन? मौसी के दामाद। वो मुंबई कब आए? क्या उन्होंने फोन कर तुम्हें पहले बताया था? तुम उन्हें घर क्यों नहीं ले आए? कब तक है वो यहाँ? स्मृति ने एक सांस में राकेश से कई सवाल पूछ डाले। अरे यार, कितनी सवाल करोगी? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। ठीक है, बोलो। मम्मी ने अपनी ममेरी बहन के बारे में बताया था ना हमें। उन्हीं के दामाद आए थे। अच्छा, पर उन्हें तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि उन्हें मौसी ने बताया है कि मैंने मुंबई में इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है। अच्छी बात है। ऐसे सिर्फ मिलने आए थे या कुछ इलाज के लिए भी आए थे? उन्होंने तो कहा था सिर्फ मिलने आए हैं, फिर अपनी कुछ समस्याएं बताने लगे। लगा काम से ही आए थे, अब मिलने का नाम दिया तो क्या कहूँ। समस्या क्या थी उनकी? कुछ ज्यादा नहीं, बस उम्र का असर, थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। कितनी उम्र होगी उनकी? 55 का बताया उन्होंने। अच्छे खासे बड़े हैं हम लोग से। हाँ, वो तो पहले मालूम था। मम्मी ने तो बताया था कि इनकी वाइफ मम्मी से महज 5-6 साल छोटी है। तुम्हारे इस जीजा जी का नाम क्या है? शेखर। अच्छा, अब चाय बनाती हूँ। ये बोलकर स्मृति किचन की तरफ बढ़ गई। उस दिन के ठीक 2 दिन बाद राकेश के पास शेखर का फोन आया और स्मृति के साथ अपने घर आने को उसने राकेश को निमंत्रण दिया। मुंबई आने के बाद स्मृति ने भी नौकरी पकड़ ली थी। स्मृति और राकेश दोनों की ही छुट्टी सिर्फ रविवार को ही रहती थी। ऐसे में घर में बहुत काम होते थे और हफ्ते भर की थकान के बाद दोनों बिना जरूरत घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। पर यहाँ बात रिश्ते की थी। राकेश ने जब शेखर के द्वारा अपने घर बुलाए जाने की बात अपनी माँ को बताई तो वो बहुत खुश हुई और उन दोनों को उसके घर जरूर से जाने को कहा। रविवार की दोपहर को वो दोनों शेखर के घर के लिए निकल गए। शेखर ने जहाँ अपने घर का पता बताया था वो बेहद संकरी गली में थी। ऐसे में उन्हें अपना कार ले कर जाना मुश्किल मालूम पड़ रहा था। उन दोनों को अपनी कार रोड किनारे ही कहीं खड़ी करनी पड़ी। शेखर उन दोनों को लेने खुद रोड तक आया। स्मृति की सास ने स्मृति को समझाया था कि शेखर का परिवार गांव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनसे मिलते ही सिर पर पल्लू डालकर 3 बार पैर छू लेने की बात कही थी। स्मृति ने शेखर को देखकर वही किया और फिर उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ
चल पड़ी। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद शेखर का घर आया। शेखर का घर बेहद छोटा सा था। राकेश और स्मृति दोनों वहाँ करीब 3 घंटे रहे। बातचीत में शेखर का परिवार उन्हें अच्छा लगा। उन दोनों ने भी शेखर के परिवार और उसकी पत्नी को अपने घर आने का उन्हें न्योता दे दिया। वहाँ से निकलते समय शेखर ने स्मृति का फोन नंबर मांगा। स्मृति ने भी बिना कुछ सोचे उसे अपना नंबर दे दिया। उसी रात शेखर का स्मृति के पास गुड नाइट का एक मैसेज आया। फिर सुबह में गुड मॉर्निंग का वो मैसेज देखकर ज्यादा दिमाग नहीं लगाई और हाथ जोड़कर दोनों मैसेज का उसने रिप्लाई कर दिया। सोमवार सुबह ऑफिस पहुंची ही थी कि शेखर का कॉल आया स्मृति के पास। स्मृति को समझ नहीं आया कि शेखर का फोन उसके पास क्यों, लेकिन उसने उसका फोन रिसीव कर लिया। स्मृति के फोन उठाते ही शेखर एक सुर में बोलने लगा, घर आकर बड़ी जल्दी चली गई तुम्हारा अपना ही तो घर था, रात का खाना खाकर जाती तो ज्यादा अच्छा लगता। आप तो जानते हैं जीजा जी, मेरी सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी होती है, हफ्ते भर का घर का काम पड़ा रहता है, इसीलिए जाना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, बीच बीच में फोन कर बात करती रहना। तुम्हारा फोन नंबर तो मुझे मिल ही गया है, मैं भी कॉल करता रहूँगा। ये बोलकर उस दिन शेखर ने फोन रख दिया। दूसरे दिन ठीक शाम 4 बजे स्मृति के पास शेखर का फिर से फोन आया। कहाँ हो? स्मृति के फोन उठाते ही शेखर ने पूछा, ऑफिस में जीजा जी, जल्दी से नीचे गेट के पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यह बोलकर शेखर ने फोन काट दिया। स्मृति समझ नहीं पा रही थी कि शेखर उसके ऑफिस के पास उससे मिलने क्यों आया है। स्मृति ऑफिस से निकलकर गेट के पास पहुंची तो वो वहीं खड़ा नजर आया। आप इस समय यहाँ कैसे जीजाजी? स्मृति ने झुककर पैर छूते हुए उनसे पूछा। मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया था तो सोचा तुमसे मिलता हुआ ही घर चलूं। यह बोलकर एक गुलाब का फूल उसने स्मृति की तरफ बढ़ा दिया। जीजाजी, यह किस लिए? स्मृति गुलाब का फूल देखकर आश्चर्य से उससे पूछी। एक गुलाब जैसी कोमल स्त्री को गुलाब के सिवा और क्या दिया जा सकता है? उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। यह गुलाब आप दीदी को दे दीजिएगा जीजाजी, मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के अंदाज में कहा। अब उसकी उम्र गोभी के फूल लेने की है, ना कि गुलाब की। इस बार बोलते हुए फिर से हंसा उसने। इस बार उसकी हंसी और बेकार खिनौनी थी। जीजाजी, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम हैं, चलती हूँ। यह बोलकर स्मृति पीछे मुड़ी। अरे भाई, चाय तो साथ में पी लो, ऐसी क्या देरी? शेखर स्मृति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अब एक पल के लिए भी वहाँ रहना स्मृति को नागवारा गुजरा। वह झट से ऑफिस की तरफ बढ़ गई। ऑफिस पहुंचकर पानी से अपने गले को तर किया और मन को शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश किया। देखो तो, शेखर का मैसेज था। सरहद लगती हो हमारी, मजाक का रिश्ता है हमारे बीच, इतना भी नहीं समझती। और नीचे इंग्लिश में लिखा था लव यू स्वीट हार्ट, जिसमें स्वीट हार्ट की स्पेलिंग पूरी गलत थी। समझ नहीं आ रहा था उसे ये कैसा मजाक है, रिश्ते में इस तरह का मजाक कैसे जायज है। यह तो शुरुआत थी, उसके बाद उसके मैसेज के सिलसिले बढ़ते गए। गुड मॉर्निंग जान, गुड नाइट लव वाले मैसेज आने रोज शुरू हो गए। फोन नहीं उठाने पर घंटियां लगातार बजती रहती। कभी कभी तो उससे मिलने वह उसके ऑफिस पहुंच जाता। ऑफिस के ही किसी स्टाफ से स्मृति बुलवा देती कि मीटिंग में है या किसी काम से ऑफिस से बाहर। उससे पहले लगता कि वह अब उसे इग्नोर करेगी तो वह खुद ही थक कर एक दिन बंद कर देगा, पर उसका हौसला बढ़ता ही जा रहा था। उसने फिर सोचा कि यह सब बातें अपने पति राकेश को
बताए, पर यह सोचकर उसने छोड़ दिया कि यह रिश्ता उसकी सास के मायके से जुड़ा हुआ है। एक तो उसकी सास उन दोनों की हुई लव मैरिज से ऐसे ही नाराज रहती ही है। अगर बात बढ़ी तो उसकी सास कहीं इसी को कटघरे में न खड़ा कर दे। स्मृति के हर तरह से इग्नोर करने के बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। एक अंत वस्त्र की तस्वीर स्मृति के मोबाइल नंबर पर भेजकर उसने पूछा, क्या ये मैं तुम्हारे लिए खरीद लूं? यह देखकर स्मृति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तिल मिलाकर शेखर के नंबर पर फोन लगाया और उसे उसकी हरकतों के लिए डांटने लगी। स्मृति की बात सुनकर शेखर हंसते हुए बोलने लगा, अरे भाई, अपना तो मजाक का रिश्ता है, तुम भले मुझसे मजाक ना करो, पर मैं तो तुमसे हमेशा मजाक करूंगा। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका था। उसने ठान लिया चाहे जो हो जाए, अब उसकी हरकत राकेश के सामने खोल कर रख देगी। स्मृति शाम 6 बजे के बाद घर आ जाती थी, पर राकेश को घर आने में 8 बज जाते थे। उस दिन स्मृति राकेश के घर आने का इंतजार कर रही थी कि उसका डोरबेल बजा। उसने दरवाजा जैसे ही खोला तो राकेश के साथ शेखर हंसता हुआ खड़ा दिखाई पड़ा। राकेश के साथ शेखर को अपने दरवाजे पर देख उस आग लग गया। दरवाजे पर ही स्मृति गुस्सा से बोली, ये किस लिए यहाँ आया है? स्मृति के इस रिएक्शन को राकेश समझ नहीं पाया और धीरे से कहा, पहचानी नहीं क्या? ये जीजाजी हैं, इनके पाँव छुओ। या सुनकर स्मृति का गुस्सा और बढ़ गया। नहीं पहचानती और पहचानना भी नहीं चाहती, इसे बोलो फौरन यहाँ से चला जाए। ये क्या पागलपन है स्मृति, दरवाजे पर तमाशा मत करो। राकेश स्मृति का हाथ दबाते हुए बोला, जीजाजी आप अंदर आइए। राकेश स्मृति को दरवाजा से हटाकर शेखर का हाथ पकड़े हुए अंदर ले आया। मुस्कुराते हुए शेखर भी एक विजयी मुस्कान के लिए हुए अंदर आ गया। अब स्मृति का गुस्सा चरम सीमा पार कर चुका था। राकेश स्मृति का यह रूप पहली बार देख रहा था। उसे बेहद हैरानी हो रही थी। वो कारण जानना चाहता था, पर शेखर की मौजूदगी में मामले को संभालने में ही लगा हुआ था। स्मृति, अगर तुम्हें ऑफिस के किसी काम का टेंशन है तो प्लीज उसे देखो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं जीजाजी को देख लूंगा। राकेश धीरे से स्मृति से बोला, तुम्हें जो करना है करो, जब ये आदमी यहाँ से चला जाए तब मुझसे बोल देना। स्मृति ने गुस्से से कहा और एक कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दी। उसे कुछ ऑफिस का टेंशन होगा जीजाजी, आप बुरा ना माने। राकेश शेखर के पास बैठकर बड़ी शांति से बात को संभालने के चक्कर में बोला। यह सब देखकर शेखर को बड़ा मजा आ रहा था। अब उसे तो एक और मौका मिल गया था। वो अचानक सोफे से उठा कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, लगता है गलत समय पर आ गया हूँ, तभी इतनी बेइज्जती हुई। चलता हूँ, मेरे कारण तुम क्यों अपनी पत्नी के साथ रिश्ते खराब करोगे? अरे नहीं जीजाजी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। राकेश शेखर का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम अपना घर देखो। ये बोलकर शेखर दरवाजे से बाहर निकल गया। राकेश उसके पीछे पीछे। स्मृति जितना शेखर को इग्नोर कर रही थी, स्मृति को लेकर शेखर के मन में गुस्सा भर रहा था। अब उसे बदले लेने का पूरा मौका मिला था। वो जानबूझकर लिफ्ट के अंदर गया तो राकेश भी उसे मनाने लिफ्ट के अंदर घुसा। कुछ ही पलों में लिफ्ट नीचे आ गया। राकेश बार बार उससे स्मृति की हरकतों के माफी मांग रहा था। राकेश, मुझे बुरा तो बहुत लगा है, पर चिंता मत करो, यह बात मैं किसी से नहीं कहूँगा, यहाँ तक तुम्हारी दीदी से भी नहीं। थैंक यू जीजाजी। यह बोलकर राकेश शेखर से लिपट गया। अपने कार से मुझे लोकल स्टेशन तक छोड़ दोगे?
शेखर ने फिर एक पत्ता फेंका। लोकल स्टेशन क्यों, घर तक छोड़ आता हूँ। राकेश शेखर को अपनी कार में बिठाकर उसकी घर की तरफ बढ़ने लगा। अब शेखर के पास स्मृति के बारे में कान भरने के लिए पर्याप्त समय थे। एक बात बोलूं साले साहब, बुरा मत मानना। बोलिए ना जीजाजी, आपकी किसी भी बात को बुरा क्यों मानूंगा। तुमने लड़की पसंद करने में थोड़ी गलती कर दी है। माना चेहरे से बहुत सुंदर है पर दिल की अच्छी नहीं, ऐसी बात नहीं है जीजाजी। इसके पहले उसने ऐसी हरकत कभी नहीं की। शायद उसके ऑफिस में कुछ हुआ हो, कुछ बात का टेंशन होगा उसे, जो उसने यहाँ निकाल दिया। छोटा सा ही सही काम हम भी करते हैं, पर घर आए मेहमानों की बेइज्जती कभी ऐसे नहीं की। मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसमें संस्कार कोट कोट कर भरे हैं। मेरे हर रिश्तेदार को उसने हमेशा सम्मान दिया है। इतना पढ़ने का क्या फायदा जब एक औरत संस्कार ही भूल जाए। मैं तो फिर भी दूर के रिश्तेदार हूँ। रिश्ता हमारा रहे या छूटे क्या फर्क पड़ता है, पर तुम्हारे माता पिता का भविष्य दिखने लगा है मुझे। ऐसी ही औरतें होती हैं जो अपने सास ससुर को वृद्धा आश्रम भेज देती हैं। अभी तो तुम्हारे माता पिता स्वस्थ हैं, इसीलिए अकेले रहते हैं, पर कल को तुम्हारे साथ रहना चाहे तो लिख लो, तुम्हारी पत्नी कभी उन्हें तुम्हारे साथ नहीं रहने देगी। राकेश स्मृति के पक्ष में बोलना चाहता था, पर इतना कुछ हो चुका था कि उसने शेखर की बात को चुपचाप सुनने में ही भलाई समझा। शेखर को उसके घर के करीब उतारकर राकेश घर आया और आते ही गुस्से से स्मृति पर बरस पड़ा। स्मृति पहले से ही राकेश की नाराजगी के लिए तैयार बैठी थी। वो जानती थी कि अगर सारी सच्चाई राकेश को पहले से पता होती तो राकेश कभी भी शेखर को घर नहीं लाते। उसने अपना मोबाइल राकेश के हाथ में रख दिया और एक एक करके सारी बातें बताने लगी। राकेश सच्चाई देख सुनकर हैरान हो गया और स्मृति से कहा, ये सारी बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? बताना तो चाहती थी राकेश, पर डर था कि कहीं तुम यह सारी बातें अपनी मम्मी से ना बोल दो, और वो हमारी शादी से पहले ही खुश नहीं थी। उनके अनुसार तो जो लड़की शादी से पहले प्यार में पड़ती है वो असंस्कारी होती है। ये बात उन्होंने मुझे खुद बोली थी। अगर तुम्हारे इस दूर के जीजा की हरकत वाली बात तुम्हें उन्हें कहते तो कहीं वो मुझ पर ही उंगली ना उठा देती। इसी डर से चुप थी। सोची इग्नोर करूंगी तो खुद ही ये सब बंद कर देगा, पर इसका हौसला तो बढ़ता ही गया। बहुत ही धूर्त इंसान है। अभी पूरे रास्ते तुम्हारे बारे में मेरे कान में जहर डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने बोलता है तुम्हारे जैसी लड़कियां ही सास ससुर को वृद्धा आश्रम भेजती हैं। कितना अजीब इंसान है यह। जब इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरे खिलाफ ही बकवास। अब क्या करूं? इसका नंबर ब्लॉक कर दूं? अभी ब्लॉक मत करो, कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि भले ही यह आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, दिमाग से बहुत शातिर है। कितनी आसानी से तुमसे तुम्हारा फ़ोन नंबर ले लिया और उसके बाद तुम्हें ही परेशान कर रहा था। फिर तुम्हारी शिकायत मुझसे ही। मुझे तो लगता है जानबूझकर ये मेरे हॉस्पिटल आया था, यह पता करने कि तुमने उसको मेरे बारे में कुछ कहा या नहीं। जब अपनी तरफ से
आश्वस्त हो गया तो हमारे घर चलने की बात कर दी। फिर मौका पाकर तुम्हारे ही खिलाफ मेरे मन में जहर भरना शुरू कर दिया। अभी ब्लॉक करोगी तो पता नहीं क्या क्या रिश्तेदारों को बोलता फिरेगा। इससे मैसेज फ़ोन को कुछ दिन इग्नोर करो, मैं भी वही करता हूँ। उसके बाद भी अगर कुछ करता है तो इस आदमी का हिसाब किताब मैं ही अच्छे से करूँगा। राकेश के कहने पर स्मृति ने उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया, पर उसके फालतू मैसेज स्मृति को मानसिक तौर पर परेशान तो कर रहे थे। ऐसे में शीतल का उसके नंबर को ब्लॉक करने की सलाह देना स्मृति को सही लगा और स्मृति ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ही स्मृति को शांति मिली। स्मृति द्वारा ब्लॉक हो जाने के बाद शायद उसे एहसास हो गया कि स्मृति ने सारी बातें राकेश से बता दी हैं, इसीलिए उसने उसके बाद राकेश को भी फोन नहीं किया और ना ही कभी उसके हॉस्पिटल आया। दिन बीतने लगे और इस बात को बीते पूरे 8 महीने हो गए। इसी बीच मुंबई से कई और रिश्तेदारों के बारे में उन्हें पता चला। उसमें से कोई भी रिश्तेदार शेखर जैसा नहीं निकला। कई रिश्तेदार से उनके रिश्ते भी अच्छे बन गए। ऐसे ही एक दिन उसकी सास की एक और ममेरी बहन की बेटी की शादी का उन्हें न्योता मिला। स्मृति और राकेश दोनों गए। वहां पहुंचकर देखा तो शेखर अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा हुआ था। उन्हें देखकर पहले उसने मुंह बनाया और फिर हंसते हुए बोला, यहाँ आ गए आप दोनों? हाँ भाई, ये तो पैसे वाले लोग हैं, इनसे तो रिश्ता रखोगे ही। वो तो हम लोग गरीब हैं, इसीलिए एक बार घर क्या आए, फिर ऐसा नजर घुमाया कि हमें देखना ही नहीं चाहे। उस आदमी की बात सुन स्मृति का मन किया कि मन के सारे भड़ास एक बार में निकाल दे। शायद राकेश ने स्मृति का चेहरा पढ़ लिया। स्मृति का हाथ दबाकर राकेश ने शांत रहने की सलाह दी। फिर बड़े शांति से कहा, सही कहा शेखर तुमने, तुम गरीब हो, इसीलिए हम दोनों तुमसे किसी प्रकार का रिश्ता रखना नहीं चाहते। पर सच्चाई यह है कि पैसों से ज्यादा तुम संस्कार से गरीब हो। इंसान अगर पैसे से गरीब रहे तो उससे तो रिश्ता रखा जा सकता है, पर अगर संस्कार से गरीब हो तो उससे रिश्ता रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्या बकवास करते हो? वो जोर से चीखा। चिल्लाओ मत, चिल्लाना से तुम्हारी घटिया हरकतें छुप नहीं जाएंगी। ये बोलकर राकेश ने स्मृति की तरफ देखा और उससे बोला, तुम्हारा फोन तो अभी भी तक वही है ना, फोन दो अपना। राकेश के इतना बोलते ही स्मृति ने उसे अपना फोन दे दिया। राकेश ने सभी के सामने शेखर का एक एक करके सारे मैसेज खोलने शुरू कर दिए। फिर उसकी पत्नी के पास जाकर सारे मैसेज दिखाने शुरू कर दिए। चारों तरफ उसे लेकर बातें होने लगी। जब सबने शेखर को ढूंढा तो वह वहां से गायब हो चुका था। शेखर की पत्नी और राकेश की दूर की बहन ने स्मृति के पास आकर कहा, उसकी हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। यह बोलकर वो शादी का फंक्शन छोड़ वहाँ से बाहर निकल गई।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।